आप सभी का नमस्कार। आज मैं ऋत्विक पुरवार, संस्थापक अदम्य द अनकॉन्करेबल, आप सभी के बीच आयोजित करता हूँ एक पैनल डिस्कशन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर। आज के इस पैनल डिस्कशन को मॉडरेट करेंगे आशुतोष सिंह जी। भाई आशुतोष सिंह जी फाउंडिंग डायरेक्टर हैं यंग थिंकर्स फोरम के। आपने अपनी ग्रेजुएशन MNIT भोपाल से की हुई है एवं आपने पोस्ट ग्रेजुएशन BHU से की हुई है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। नमस्कार आशुतोष जी। आशुतोष जी को सन 2018 में तत्कालीन गृह मंत्री के द्वारा नेशनल यूथ लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। मैं आशुतोष जी से आग्रह करूंगा कि वे कार्यक्रम को आगे ले जाएं। जी धन्यवाद ऋत्विक जी, और धन्यवाद अदम्य का कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हम सभी को इनवाइट किया। आज इस परिचर्चा में, इस ऑनलाइन पैनल डिस्कशन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुछ बहुत ही खास, बहुत ही विशिष्ट पैनलिस्ट, कुछ ऐसे यंग माइंड्स जो इस देश की दिशा और दशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। गौरव सुंदरन जी हमारे साथ उपस्थित हैं। नमस्ते गौरव जी। नमस्कार। नमस्कार। गौरव सुंदरन जी NIT पटना में रिसर्च स्कॉलर हैं, साथ ही थिंक इंडिया के नेशनल कन्वीनर हैं। बहुत बहुत स्वागत है गौरव जी आपका इस पैनल डिस्कशन में। हमारे साथ हैं नेहा जोशी जी। नेहा जी नमस्ते। आप भारतीय जनता युवा मोर्चा में मीडिया की नेशनल को इंचार्ज हैं, साथ ही आप एक बहुत ही सक्रिय सोशल एक्टिविस्ट हैं और आई लीड नामक NGO, जो कि महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत अद्भुत कार्य कर रहा है, उसका आप नेतृत्व करती हैं। एक और पैनलिस्ट कुछ समय में हमें ज्वाइन करेंगे, कुछ कारणवश वो थोड़ा विलंब उनको होगा, अभिषेक रंजन जी। बहरहाल हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। आज की इस परिचर्चा का जो विषय है वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये जिस डॉक्यूमेंट पे हम चर्चा करने वाले हैं, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो भारत की 21वीं सदी की धारा को एक स्वरूप प्रदान करेगा, उस धारा को मोड़ेगा, इस देश का भविष्य संवारेगा, इस देश के कोटि कोटि सैकड़ों युवाओं की, सैकड़ों विद्यार्थियों की, सैकड़ों अभिभावकों के सपनों को साकार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लगता है अभिषेक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे तीसरे पैनलिस्ट अभिषेक रंजन जी। नमस्ते अभिषेक जी, स्वागत है। नमस्ते सभी को, नमस्ते। माफी चाहता हूँ थोड़ा यूं ही अकस्मात बारंबार आपसे इस प्रकार किसी न किसी आयोजन में भेंट होती है। अभिषेक जी शिक्षा के क्षेत्र में कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं। आप गांधी फेलो भी रह चुके हैं। सरकारी स्कूल नाम से आपकी संस्था है जो स्कूल एजुकेशन के फील्ड में बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है, और अपने जीवन का एक बड़ा समय, बड़ी अवधि आपने शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा सुधार के लिए, स्कूली शिक्षा के लिए, सरकारी स्कूलों की शिक्षा में सुधार करने के लिए स्वयं को समर्पित किया है, और बहुत ही अच्छा कार्य आप करते आ रहे हैं। एक बार पुनः तीनों पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। ये जिस दस्तावेज पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये दस्तावेज लगभग 34 साल बाद भारत को मिला है, जो तीसरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हम सबके सामने आई है। जैसा हम सभी जानते हैं, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के समय 1968 में पहली शिक्षा नीति आई थी। उसके बाद प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के समय दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई, और 34 साल के एक बहुत बड़े अंतराल के बाद ये तीसरी शिक्षा नीति हम सभी के समक्ष आ चुकी है। इसी दौरान स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद और उससे पहले भी शिक्षा का भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिसको कहें कि भूमिका रही है। भारत ज्ञान का देश माना गया है, विद्या का देश माना गया है, सरस्वती की उपासना भारतीय करते आ रहे हैं।
सा विद्या या विमुक्तये आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वता के विचार के साथ यह देश इतनी सदियों से नित्य नूतन चिर पुरंतन अविरल धारा प्रवाह की तरह बहता रहा है। एक जो सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी हमारी रही है उसमें शिक्षा का, ज्ञान का एक बहुत बड़ा अहम योगदान रहा है। चाहे वो गुरुकुल शिक्षा पद्धति हो, चाहे वो कॉलोनियल समय में जो एजुकेशन रहा हो, चाहे वो पोस्ट कॉलोनियल यानी 47 के बाद के भारत में शिक्षा रही हो, उस शिक्षा पे बहुत सारे विमर्श हुए हैं, कई सारी चर्चाएं हुई हैं, कई बुद्धिजीवियों ने, विद्वानों ने, युवाओं ने अपने विचार रखे हैं। उस कॉलोनियल हैंगओवर की भी बहुत सारी आलोचना हुई, जो अंग्रेज मैकॉले से निकली हुई शिक्षा पद्धति हम ढोते रहे, हमारी ओर ढोते। उसके बाद कैसे शिक्षा को डिकोलोनाइज किया जाए, कैसे उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा को इम्बाइब किया जाए, और कैसे वर्तमान समय में भारत सेंट्रिक, भारत केंद्रित शिक्षा को हमारे युवाओं के लिए उपलब्ध कराया जाए। बीच में कई सारे सुधार हुए, कई सारे मॉडिफिकेशंस हुए, कई सारे अमेंडमेंट्स हुए, चाहे वो 42वां संशोधन हो, चाहे वो 92 में हुए संशोधन हो, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, राइट टू एजुकेशन हो। ऐसे कई सारे परिवर्तन, एक लंबा इतिहास शिक्षा का, और जो एनईपी आज हम अपने समक्ष देख रहे हैं उसका एक बड़ा लंबा बैकग्राउंड, एक बड़ा इतिहास रहा है। तो अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उस पर कई तरह के रिएक्शंस हैं, कई तरह के युवा हैं, कुछ उसका समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो उसकी आलोचना कर रहे हैं, कुछ लोग हैं, कई युवा हैं जो ना आलोचना कर रहे हैं ना समर्थन कर रहे हैं। वे वास्तव में जानना चाहते हैं कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है क्या, ये कैसा दस्तावेज है, इसमें ऐसा क्या है कि जिसमें मिश्रित तरह तरह के रिएक्शन हमें मिल रहे हैं। इसके निर्माण से लेकर ही कई सारी कंट्रोवर्सीज भी रही, एक पूरे कई सारे सुझाव मांगे गए। इतने सारे सुझाव ग्राम समितियों से लेकर, अभिभावकों से लेकर, स्टूडेंट से लेकर 2019 में जब इसका ड्राफ्ट आया तो पूरे देश भर से बहुत बड़े स्तर पर, बृहद स्तर पर इसके लिए सुझाव मांगे गए। और ऐसे अनेक सुझावों को ध्यान में रखते हुए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अभी कुछ ही दिनों पूर्व 29 जुलाई को लॉन्च की गई, प्रस्तुत की गई। उस पे बहुत सारे आधारभूत परिवर्तन हमें देखने को मिले हैं, जो हो सकता है हम में से कई लोगों ने सोचे हों, कईयों ने नहीं सोचे हों। जैसे 10+2 जो करिकुलम था उसको बदलकर 5+3+3+4 करना, चाहे मदर टंग में, मातृभाषा में शिक्षा को देने की बात करना, चाहे 360 डिग्री प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड की बात हो, चाहे मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट सिस्टम हो, चाहे वो एकेडमिक बैंक की बात हो। ऐसे कई सारे मूलभूत परिवर्तन जो एग्जिस्टिंग एजुकेशन पॉलिसी थी उसको लेकर किए गए हैं, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करना। तो खैर ये तो रही भूमिका और उसका एक प्रारंभिक स्वरूप। अब मैं इसके बारे में अधिक ना बताते हुए आज के हमारे जो प्रबुद्ध पैनलिस्ट हैं, जो सभी मेरे अग्रज बंधु भगिनी यहाँ जुड़े हुए हैं इस पैनल डिस्कशन में, उनकी ओर जानना चाहूंगा कि वे इस पॉलिसी के बारे में क्या समझते हैं, वे इस पॉलिसी के बारे में क्या राय रखते हैं। हमारे देश के युवाओं के लिए और इस फेसबुक के माध्यम से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का एक ओवरव्यू क्या हम देना चाहते हैं। इसके लिए मैं पैनलिस्ट की ओर बढ़ना चाहूंगा। सबसे पहले गौरव जी से निवेदन करना चाहूंगा कि एनईपी 2020 के बारे में आपके व्यूज और इस एनईपी का ओवरव्यू हमारे युवाओं के बीच पहुंचाने का प्रयास करें। गौरव जी। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी। मेरी आवाज आई थिंक आ रही है जी? परफेक्ट। तो सभी पैनलिस्ट, नेहा जी, अभिषेक जी, सभी को साधुवाद। आप सब लोग से मैं भी कुछ सीखूंगा। वैसे तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी की चर्चा आज से नहीं हो रही है, पिछले 1 वर्ष से लगभग, जब से ये सबके पब्लिक डोमेन में आया 31 मई 2019 को सबके सामने आया, और फिर उसके बाद जब वाइडर कंसल्टेशंस के लिए सबके समक्ष ये प्रस्तुत किया गया तो तब से ही चर्चा होने लगी। और खासकर जब इसमें 3 लैंग्वेज फॉर्मूले को एक जो है एक विवाद का विषय बनाया गया, जो कोई विवाद का विषय था ही नहीं, इसमें बिल्कुल स्पष्ट था
लेकिन फिर भी इसको विवाद में, और जो ऐसी विभाजनकारी शक्तियां हैं देश में जो कभी भारत के हित में कुछ आगे कुछ काम हो उसके पक्ष में नहीं रही है, ऐसी शक्तियों ने इसको बहुत इम्फेसाइज किया और दुष्प्रचार करने का प्रयास किया। लेकिन सब बातें सबके समक्ष में आ गई और 31 मई के बाद से ही और इस पे बहुत से डिबेट्स, बहुत से ऐसी चर्चाएं शुरू हुई। तो मुझे लगता है कि ये जो नई शिक्षा नीति हम सबके सामने आई है वो एक तरह से कहा जाए, जैसे आपने भी कहा आशुतोष जी, की डीकोलोनाइजेशन ऑफ इंडियन माइंड्स, तो उसके दिशा में एक कदम है। वैसे ये तो एक केवल मसौदा है, इसके इम्प्लीमेंटेशन में और इसके क्रियान्वयन में बहुत समय लगने वाला है, क्योंकि जो कोठारी कमीशन जो आई 1968 में, उसके रिकमेंडेशंस भी बहुत से ऐसे इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं धरातल पे। तो ये कह देना कि बहुत कुछ तुरंत आमूलचूल परिवर्तन होने वाला है, लेकिन यह बहुत ही ये इसमें कोई निसंशय ये बात है कि ये जो शिक्षा नीति हम सबके सामने आई है वो भारत केंद्रित है, समग्र है, समावेशी है, समतामूलक है और सभी पक्षों को लेकर चली है, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो, चाहे वो हायर एजुकेशन हो, चाहे वो प्रोफेशनल एजुकेशन हो। हर विषय को इसने बहुत ही गहन दृष्टि से इसका आकलन करते हुए हर विषय को, हर पक्ष को छुआ है। और मुझे लगता है कि इसमें जो सुझाव खास करके जो आए हैं, जिसमें जैसे आपने कहा आशुतोष जी की ग्राम पंचायतों से संपर्क किया गया, अभिभावकों से संपर्क किया गया और सबके सुझाव को, उसमें कई सुझाव को एक्सेप्ट किया गया। अभी कल ही मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, जेएनयू के वाइस चांसलर का एक आर्टिकल आया था द गार्डियन में, तो उनके भी जो ऐसे रिकमेंडेशंस है उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो मुझे लगता है कि सभी शिक्षाविदों को साथ लेकर के और जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं, स्टूडेंट्स, उनको भी साथ में लेकर के एक समग्र, एक बिल्कुल व्यापक शिक्षा नीति हमारे समक्ष है। और इसलिए मैं सरकार का, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जो इसके अध्यक्ष हैं, डॉक्टर मंजुल भार्गव जो मैथमेटिक्स में एक बहुत ही बड़े नाम है और जिनको फिल्ड्स मेडल मिला है और जिसको मैथमेटिक्स में नोबेल प्राइज कहते हैं, वो भी इसके सदस्य रहे हैं, प्रोफेसर एम.के. श्रीधर जो एबीवीपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे। ऐसे बहुत सारे लोग जो है इसमें सम्मिलित हैं और सबके लोगों के सहज चिंतन के बाद ये सबके समक्ष आया है। तो कुल मिलाकर के बहुत ही एक अच्छा एक डॉक्यूमेंट हमारे सामने, एक विजन डॉक्यूमेंट है और इसके इम्प्लीमेंटेशन में हर लोगों को आगे बढ़ना होगा। ये मेरा ओपनिंग रिमार्क है। जी धन्यवाद गौरव जी। भारत को एक वैश्विक, एक इंटरनेशनल ग्लोबल नॉलेज पावर बनाने के उद्देश्य से ये सारा एक कॉम्प्रहेंसिव डॉक्यूमेंट हमारे सामने आया है। अब मैं नेहा जी के विचार जानना चाहूंगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे। आपका ओवरव्यू, आपका रिएक्शन, आपके व्यूज क्या हैं? धन्यवाद आशुतोष जी और गौरव जी और अभिषेक जी, जिनको जो मेरे मित्र भी हैं और समय समय पर जिनसे मैं खासकर शिक्षा के बारे में जब भी मुझे कुछ जानना होता है तो उनका जो अध्ययन है, उनका जो चिंतन है, उसका लाभ मुझे मिलता रहता है। तो सभी को मेरा नमस्कार और इस डिस्कशन में आज मुझे बुलाने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा सा शुरू में शायद कुछ नेटवर्क इशू हो गया था, आपने जो बोला मैं बहुत ज्यादा सुन नहीं पाई, लेकिन एक विषय जो मुझे लगा था जिसके ऊपर मैं जरूर टच करूंगी शिक्षा नीति पर आने से पहले, वो ये है कि डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में जो ये हमारी कमेटी थी, उसने जो भारत की जो विविधता है, जो नॉर्थ से साउथ, ईस्ट टू वेस्ट में जो हमारे भाषाओं की विविधता है, हमारे कल्चर की विविधता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग का जो डिफरेंस है, मुझे लगता है उस मूल भाव को ये जो एनईपी है उसने पकड़ा है। और इसके लिए मैं बहुत शुभकामनाएं दूंगी कमिटी को, मिनिस्ट्री को और जो भी लाखों लोग लगे इस प्रोसेस में। जैसा हमने कहा कि जो आउटकम है उसकी बात करने से पहले प्रोसेस की बात करना बहुत जरूरी है और गौरव जी ने भी इस बात पर टच किया कि 26 जनवरी 2015 को जब ये प्रक्रिया शुरू की गई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाने की, और उसके बाद किस तरीके से एक पूरी एक एक्सरसाइज लॉन्च की गई जिसमें हमने देखा कि 2.5 लाख जो हमारी विलेज एजुकेशन कमिटीज होती हैं उनसे रिकमेंडेशन लिए गए, उसमें पेरेंट्स भी थे, टीचर्स भी थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी थे, सीबीएसई के अपने वेबसाइट पे स्टूडेंट से रिकमेंडेशन दिए गए। 1 लाख से ज्यादा गांव में इस कमेटी के मेंबर्स उन्होंने ट्रैवल किया, वहां से रिकमेंडेशंस दिए गए।
30,000 से ज्यादा जनरल सिटीजन्स जो इसमें इंटरेस्ट रखते थे, जो शिक्षा में लगा उन्हें कोई सुझाव देना चाहिए, उसके लिए ओपन किया गया। वहां से उनके mygov.in से उनके सुझाव लिए गए। तो मुझे लगता है कि जो एक हमारा जो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया इस एनईपी को ड्राफ्ट करने में और इसको बनाने में लगाई गई, वो अपने आप में भी इसकी सक्सेस की एक सूचक बनेगी। क्योंकि अभी तक जो हम एक टॉप डाउन अप्रोच में काम कर रहे थे, आई थिंक ये एनईपी बनाने का जो प्रोसेस था वो इससे बिल्कुल अलग था। तो जाहिर है कि जो पॉलिसी भी निकल कर आई है, जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट निकल कर आया, और जैसा कि गौरव जी ने कहा कि ये अभी एक मसौदा है, एक तरीके से एक फ्रेमवर्क है। अब इसको क्रियान्वयन करने के लिए इसका बजटरी एलोकेशंस की जरूरत पड़ेगी। एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, तो स्टेट्स के कोऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। बहुत सारे इसमें लॉन्ग टर्म चेंजेस एनविजन किए गए हैं, बहुत बोल्ड चेंजेस एनविजन किए गए हैं, जो हमारे शिक्षकों को अपनाने होंगे, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स को अपनाने होंगे। और डियर स्टूडेंट्स, मैं समझती हूँ कि इसमें सबसे अडेप्टेबल कम्युनिटी स्टूडेंट्स की होगी, क्योंकि मुझे लगता है वो बहुत जल्दी अडेप्ट करेंगे चेंजेस को। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनके लिए शायद ये अडेप्ट करना, चेंज करना थोड़ा और स्लो प्रोसेस होगा। तो अपने ओपनिंग कमेंट्स में मैं यही कहूंगी कि अगर हम इसका जो प्रोसेस है जिससे हम इस पे अराइव किए, इसको अप्रिशिएट करें, तो हमें समझ में आएगा कि भारत के इंडिपेंडेंट इंडिया के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी पॉलिसी को बनाने में इतनी व्यापक एक्सरसाइज करी गई हो, और खासकर एजुकेशन के मामले में, कि एजुकेशन पे फोकस करके इस तरीके का एक विजन तैयार करने की कोशिश करी हो। तो मैं हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोलेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को, डॉक्टर कस्तूरी रंगन को और तमाम वो लोग जो इस एक्सरसाइज से जुड़े हैं, मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और इनफैक्ट आने वाले समय में मुझे लगता है कि हमारी जो कोशिश होगी एज अ पॉलिटिकल एक्टर, एज अ सोशल एक्टर, कि हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स मेकिंग श्योर कि जो रिफॉर्म्स एनविजन करे गए हैं, इसमें जो चेंजेस एनविजन करे गए हैं, हाउ डू वी मेक श्योर that transition is made smoothly. So I think I see my and the civil society's role in a big way in that. जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, अब मैं अभिषेक जी की ओर जाना चाहूंगा। अभिषेक जी, काफी समय से मेरी आवाज इको कर रही है क्या? जी, कोई बात नहीं, आपकी आवाज बुलंद है इसलिए। जी, बुलंद इरादों वाले अभिषेक जी कई वर्षों से, मैं कहूँगा कुछ दशकों से शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अध्ययन और शोध कर रहे हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में एक थिंकर भी हैं और प्रैक्टिशनर भी हैं, और जो पिछली शिक्षा नीतियाँ रहीं उनका भी आपको अच्छा अध्ययन है, और चूंकि क्षेत्र में काफ़ी क्लोजली आपने कार्य किया है, तो अभिषेक जी से जानना चाहूँगा कि आप प्रैक्टिकली शिक्षा व्यवस्था से काफ़ी वर्षों से डील कर रहे हैं। ये जो एक डॉक्यूमेंट सामने आया है, इसको लेकर आपका क्या मत है, क्या राय है? बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, और नेहा जी को, स्पेशली गौरव जी को। आप दोनों से, नेहा जी से तो इधर मुलाकात भी हुई, गौरव जी से तो बहुत वर्चुअली ही मुलाकात हो रही है आज, काफी लंबे अरसे के बाद। जो दो चार विषय है, मैं बहुत ज्यादा नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि दो चीजों की तरफ इशारा किया गया कि बहुत लोगों से राय ली गई, स्कूल से लेकर संसद तक, और तकरीबन अगर फिगर्स की बात करें तो 2 लाख से भी ज्यादा एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, उनके एजुकेशन सेक्रेटरी से, उनके हर तरह के वाइडर कंसल्टेशन जितना हो सकता था, जितने भी फोरम्स थे, हर जगह बातचीत हुई। इनफैक्ट कि गवर्नर्स के साथ प्रेसिडेंट का एक मीटिंग हो रहा है जिसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात, आई थिंक शायद ये पहली बात हुआ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। एक बहुत ज्यादा है कि जिसको चीज को लेकर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता था हमेशा, और कई बार सोचता भी था। अब मुझे याद है कि विद्यार्थी परिषद के अधिवेशन में, ऊना अधिवेशन में, मेरा प्रस्ताव ही यही था, और बीडी भाई साहब उस समय महामंत्री जी थे, उन्होंने कहा अरे यार ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है, इस पे ही तुम बोलो। और मुझे मौका मिला था, प्रस्ताव सत्र में बोलने का मौका कभी मिल जाए प्रस्ताव के बाद, तो समझते हैं परिषद के कार्यकर्ताओं के लिए कितना बड़ा। खैर, उसमें विषय यही था कि भारत के पूरी दुनिया में वैश्वीकरण के बाद 1990 के बाद पूरी दुनिया बदल गई, लेकिन एक चीज नहीं बदली भारत में, वो थी भारत की शिक्षा नीति। और 1986 में बना, उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल किया गया था 1992 में, लेकिन देखा जाए तो टेक्निकली ये 34 साल पुराना ही नीति चलता रहा।
और कंप्यूटर के युग में हम प्री कंप्यूटर एरा के बातें, जो उस समय की जो सोच थी, उस समय का जो स्ट्रक्चर था, उस पर काम कर रहे थे। तो ये था, ये इसके लेकर हम काफी एक्साइटेड थे और मुझे बहुत खुशी है कि हालांकि उसको लेकर एप्रीहेंशंस भी बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि हर पैरा में, हर चीज में, चाहे वो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की बात हो या हायर एजुकेशन की बात हो, सभी जगह आईसीटी का यूज, टेक्नोलॉजी का यूज, नए जमाने के साथ जुड़ने का एक जो जज्बा है वो उसको कनेक्ट करता हुआ दिख रहा है। तो एक्ट लोकल थिंक ग्लोबल जो है वो हमारी इस नीति में दिख रहा है। क्योंकि मैं स्कूल एजुकेशन में काम करता हूँ, तो स्कूल एजुकेशन में मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी, कुछ स्ट्रक्चरल चेंज हो। और स्ट्रक्चरल चेंज की बात है अगर हम करेंगे तो मैं बातचीत की शुरुआत करूंगा कि पहले 10+2 वाला जो फॉर्मूला था उसको थोड़ा चेंज किया गया, और अभी 3 इयर्स का जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का जो चीज जोड़ा गया उसमें, और प्लस स्कूल जाने से पहले बाल बाटिका, एक नया कॉन्सेप्ट है कि एक प्रिपेयर कर रहे हैं, बच्चों को तैयार कर रहे हैं कि भाई स्कूल में जाना है। तो ऐसा नहीं कि कोई बच्चा अभी तक घर में था, खेल कूद रहा था, एक अचानक से एक दिन उठाया और जाके रखाया, फर्स्ट डे ऑफ स्कूल ऐसा करके लोग शेयर भी करते हैं, बड़े अजीब तरीके से लोग शेयर करते हैं। मैं तो उसको बहुत अजीब ही मानता हूँ कई बार, लेकिन वो एक्साइटमेंट जो है, वो बच्चों का कितना एक्साइटमेंट है वो बाद में पता चलता है। तो उसको बच्चों को तैयार करना अच्छे से, ये मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट चीज है। और साथ ही साथ में जब आप कुछ एजुकेशन पॉलिसी को ठीक से देखेंगे, उसमें एक चीज बोली गई है और मुझे लगता है उसको लेकर मैं काफी एक्साइटेड हूँ। क्यों एक्साइटेड हूँ? अगर बच्चा 1 साल तो हमने उसको तैयार करवाया, जैसे ही वो स्कूल में क्लास 1 में आया, हमने 3 महीने के लिए कहा गया है कि एनसीईआरटी जो है एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगी कि किस तरह से उस बच्चे के साथ हम ट्रीट करें, किस तरह से बच्चों को अट्रैक्टिव प्लेस बनाए स्कूल को। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो जो दूसरा जो सबसे खास चीज है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में, मैं बहुत ज्यादा अगर समय मिलेगा तो बाद में बात करेंगे। जो दूसरा, जो मैं रिमोट एरियाज में ही अमूमन काम किया है, रूरल एरियाज में काम किया है। मैं लास्ट एक जिले में था, मध्य प्रदेश का जिला है, वनवासी बहुल इलाका है। वहां पे बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, वहां की जेन्युइन प्रॉब्लम है। ड्रॉप आउट को रोकने के लिए बहुत सारी इंस्टीट्यूशनल ऐसी कोशिशें की जाने की बातें कही गई है, जो मुझे बहुत एक्साइट करता है। और मुझे लगता है कि ये पॉलिसी का हिस्सा बनना एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसको जो सोशल एक्टिविस्ट हैं या जो समाज के लोग हैं उसको आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। पहला चीज है कि आप ड्रॉप आउट्स को रोकने के लिए जो स्पेशल मेंशन किया गया उसमें है कि कोशिश करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के ऊपर हम एक एक्स्ट्रा केयर करें। और एक्स्ट्रा केयर करने का मतलब जब मैं बोलता हूँ तो मैं 2-3 चीजें जस्ट लिस्ट डाउन करता हूँ कि पहली बार देश में ऐसा हो रहा है जब हमारी स्कूलों को लाइब्रेरी के लिए पैसे मिले हैं केंद्र सरकार से, देश के आजादी के बाद। पहली बार ऐसा मौका आया है जब खेल कूद के लिए पैसे, पहली बार ऐसा मौका आया है जब स्कूल को छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो कंटीजेंसी फंड होता था, पहले 5,000 10,000 मिलता था, आज वो लाखों में मिलता है। लेकिन साथ साथ में इसमें ये भी मेंशन किया गया है कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। और आए दिन जो स्कूलों का जो बदहाल स्थिति की खबरें मिलती रहती है, ये दीवार ढह रही है, ये पानी आ रहा है, ये शायद स्थिति नहीं होगी। ये एक मुझे दिख रहा है, कमिटमेंट दिख रहा है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जो ड्रॉप आउट को लेकर है कि इसमें सोसाइटी के पार्टिसिपेशन की बहुत बातें की गई है, और खास करके इसमें ये बातें की गई है कि कैसे हम न केवल इनरोलमेंट और बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं उसको इंश्योर करें, बल्कि साथ ही साथ में एक रिटेंशन रेट बोलते हैं। मैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स के साथ जुड़ा हूँ अभी। आकांक्षी जिला कार्यक्रम है, माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बहुत ही बेहद, मैं मानता हूँ कि महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इसमें छोटा सा डेट है कि क्लास 5 के बच्चे क्लास 6 में जा रहे हैं क्या, क्लास 8 के बच्चे क्लास 9 में जा रहे हैं क्या? नहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। और उसके लिए सोसाइटी ओन नहीं कर रही है। मैं खुद एक टिपिकल गांव से हूँ, मैं 5वीं के बाद 6ठी क्लास में एडमिशन नहीं कराया हूँ। इसकी चिंता हमारे पड़ोस के दादाजी करते थे, लेकिन आज के दिन में नहीं करते। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने इस बात की फिक्र की है कि सोसाइटी को कैसे इंगेज किया जाए। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि कुछ फिगर्स है जो हमें बहुत डराते हैं। और जब डराते हैं, मैं बोलता हूँ कि वो शायद कोई अभिषेक हो सकता है जो किसी बरवानी में, किसी अररिया में, बिहार में, वो पढ़ने से वंचित रह जाएगा और वो वहीं रह जाएगा, और कोई अभिषेक है जिसको किसी ने मौका दे दिया। अभी जो फिगर्स बोलते हैं एनएसएस का फिगर्स, वो बहुत डरावनी है। 20-25% बच्चे हैं जो हमारे क्लास 8 तक ही रुक जाते हैं। तो एक दूसरा चीज है जो ड्रॉप आउट पे है। तीसरा जो सबसे ज्यादा है कि लर्निंग फोकस्ड, लर्निंग पे फोकस इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया में लर्निंग क्राइसिस है। आए दिन हम सुनते रहते हैं कि 5वीं बच्चे को दूसरी का क्लास नहीं है पता,
8वीं के बच्चों को तीसरी की चीजें नहीं आती, उस पे काफी फोकस किया गया और उसमें जो 3-4 चीजें हैं जो मतलब काफी डिटेल में बात की जा सकती है उस पर, लेकिन जो अगर महत्वपूर्ण चीजों की तरफ इशारा करें तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा है कि टीचर्स वैकेंसी को पूरा करने की बातें की गई है। हालांकि ये बताया नहीं गया है कि वो टीचर्स पैरा टीचर्स होंगे या 1500-15,000 पे टीचर्स बहाल होंगे या कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स होंगे, कौन से टीचर्स होंगे, उसके बारे में नहीं क्लैरिटी है। मुझे लगता है कि उस पर क्लैरिटी बननी चाहिए। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम टीचर्स की वैकेंसी को एक आइडेंटिफाई करें, उसको एक बोल भी रहे हैं, क्लियरली कट बोलें कि इन अ टाइम बाउंड मैनर, ऐसा शब्द यूज किया है। एक जो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज किया गया है कि यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की बातें की गई है प्राइमरी स्कूल में कि 2025 तक में इसको अचीव करें, और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज मैं मानता हूँ, जो काफी जरूरी चीज है। एक चीज की तरफ और इशारा करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि जो हमारा जो भारत है ना, भारत में अपार शक्ति है, भारत दुनिया को दिशा दिखा रहा है, तो भारत दुनिया को दिशा दिखा रहा है तो हमें भी तो दुनिया के साथ चलना पड़ेगा ना। तो एक शब्द है SDG, नेहा जी बहुत ज्यादा इसके बारे में समझ सकती है। हम वैश्विक दुनिया के साथ तालमेल करके चल सके, उसमें स्कूली शिक्षा पीछे ना हो जाए, इसको इंश्योर करने के लिए इस पूरे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आप एक एक शब्द इसका पढ़ेंगे, वो उस विजन के साथ अटैच करता हुआ आपको फील होगा। और हालांकि कई बार मजाक में भी लोग बोल रहे हैं कि सारे हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड के जो पॉपुलर वर्ड्स थे वो सबको शामिल कर लिया गया इसमें, तो थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा उसको कैसे लागू होगा जमीन पे। लेकिन मुझे लगता है कि ये काफी प्रोग्रेसिव डॉक्यूमेंट है और जिसपे हमारे देश के लिबरल्स बहुत खुश होने चाहिए, उनको इस पे कोई आपत्ति नहीं करना चाहिए। थैंक यू। आशुतोष, एक अगर मुझे मौका मिले तो मैं कमेंट करना चाहती हूँ। जी जी। अभी अभिषेक जो एक बात कर रहे थे कि कौन देख रहा है कि 6ठी से 7वीं में बच्चा प्रमोट हो रहा है और 7वीं से 8वीं में बच्चा प्रमोट हो रहा है कि नहीं। तो मुझे अभिषेक का ही मैंने एक लेख शायद पढ़ा था आज से करीब 5-6 महीने पहले, जिसमें उन्होंने एक प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात की थी और कहा था कि कैसे 10वीं का जो रिजल्ट है या 12वीं का जो रिजल्ट है उसको इम्प्रूव करने के लिए आप देखेंगे अभी कुछ दिन पहले जब रिजल्ट आए तो अखबारों के 4-4 पन्ने भरे होते हैं उन बच्चों की फोटो से जिनके 99% आए, 95% आए। तो जो एक तरीके से ग्रेड इन्फ्लेशन हमारे देश में चल रहा था, मतलब जब हम स्कूल में थे तब नहीं होता था कि 99% किसी के भी मार्क्स आ रहे हैं। आज सुन रहे हैं कि 99% में भी SRCC और कॉलेजेस में एडमिशन होना की गारंटी नहीं है। तो ये जो एक जिसे कहते हैं एक रैट रेस चल रही थी, जिसकी वजह से स्कूल और इसमें सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स नहीं है, सरकारी स्कूल्स भी, क्योंकि सरकारें भी इस रेस का हिस्सा बन गई थी कि हमें अपना रिजल्ट इम्प्रूव करना है। और इस प्रोसेस में जो आप उसको ड्रॉप आउट कह लीजिए, चाहे आप जो भी उसको टर्म देना चाहे, एक बड़ा चंक 40% का आंकड़ा भी मैंने पढ़ा है कई प्रदेशों में कि 40% बच्चों को रोक लिया जाता है 9वीं कक्षा में, ताकि 10वीं का जो रिजल्ट हो वो जो क्रीमी लेयर आप ऊपर से निकाल ले रहे हैं, जो बच्चा बिल्कुल हर तरीके से सक्षम है, तो जाहिर है आपका 10वीं का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। तो ये जो थोड़ा इन स्ट्रक्चर्स को डिसमेंटल करने की कोशिश की गई है, और यही देख के मुझे लगता है जब मैंने ये पॉलिसी पढ़ी तब मुझे लगता है कि ये जो वॉइसेस थी जो हमारे आसपास थी, और ये कहीं ना कहीं जो पीड़ा थी पेरेंट्स की भी थी, टीचर्स की भी थी, अभिषेक जैसे एक्टिविस्ट की भी थी, तो इसको समझा गया है इस पॉलिसी में, और ये जो पुराने स्ट्रक्चर्स हैं इनको डिसमेंटल करने की कोशिश की गई है। जी जी। प्रदेश विशेष यानी दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था पर अभिषेक जी ने काफी अच्छा अध्ययन किया और दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था की अच्छी पोलखोल की, और ये जो नई शिक्षा नीति है ये निश्चित रूप से इस प्रकार की मेल प्रैक्टिसेस को, इस प्रकार के जो गोरख धंधे हैं इनको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने में सहायक सिद्ध होगी। मैं थोड़ा सा एप्रीहेंसिव भी हूँ। अभी नई एजुकेशन पॉलिसी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को और यहाँ के शिक्षा मंत्री को एक अधिकार भी दे दिया है कि अब 3री, 5वीं, 8वीं में भी फेल कर सकते हैं। तो ये अभी 9वीं में आधे बच्चों को फेल कर रहे हैं, क्या पता कल के दिन में वो 3री में ही आधे बच्चों को हटा दें। तो मैं थोड़ा एप्रीहेंसिव भी हूँ बहुत सारी चीजों को लेकर। मुझे लगता है कि मुझे भी बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी बनानी है, लेकिन हाँ, दिल्ली तो खैर अलग है। दिल्ली मॉडल पे तो एक दिन आप सेपरेट रख लीजिए, अलग से सत्र हो सकता है। गौरव जी, आप एक उच्च शिक्षण संस्थान में अभी शोध कर रहे हैं, साथ ही थिंक इंडिया जो है वो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में काफ़ी अच्छा एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल डोमेन में एक काफ़ी अच्छा काम करता है। तो उच्च शिक्षा में जो अनेक मूलभूत परिवर्तन हुए हैं
मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट सिस्टम हो, या एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट हो, या एनआरएफ हो, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन हो, इस तरह के जो जो परिवर्तन हुए हैं, इस तरह की जो नई संकल्पनाएं आई हैं, इनको लेकर आपके विचार। और दूसरा कि हमारे उच्च शिक्षण संस्थानों में इसका प्रभाव, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे में ड्रॉप आउट रेट भी काफ़ी ज़्यादा रहा, कई सारी समस्याएं हमें फेस करने को मिली। किसी का यदि इंटरेस्ट कुछ और है तो उसको अपनी पूरी 3 साल की 4 साल की डिग्री से हाथ धोना पड़ा। कोई किसी कारणवश डिग्री नहीं कर पाया तो वो एक तरह से शिक्षा से और उस मुख्य धारा से ही कट गया। तो ये जो पूरा परिदृश्य है युवाओं के बीच में, तो ये जो उच्च शिक्षा में जो परिवर्तन आए हैं, इनका युवाओं पे, उनके मनोमस्तिष्क पे, उनकी दिशा पे, उनके इनोवेशन पे और उनके विजन पे क्या प्रभाव पड़ सकता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आशुतोष जी। उच्च शिक्षा में मैं थोड़ा बात करूं उससे पहले एक दो बातें मैं करना चाहूँगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसका बहुत साइलेंट फीचर्स है। पर्टिकुलरली जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की बात अभिषेक जी ने भी कही, तो इसमें दो विषय जो है, एक तो न्यूट्रिशनल कंपोनेंट और एक डेवलपमेंटल कंपोनेंट, उसकी चर्चा की गई है। यानी कोई भी बच्चा, अगर वो किसी माइग्रेंट लेबर का भी बच्चा है तो उसको हम ऐसे ही छोड़ नहीं देंगे, उसकी भी चिंता करना एक सरकार की जिम्मेवारी है। और शिक्षा कैसी हो, शिक्षा का जो, जैसे स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि शिक्षा जो है वो नेशन मेकिंग की शिक्षा हो, कैरेक्टर बिल्डिंग की शिक्षा हो। तो शिक्षा कैसी हो, और जब तक वो शिक्षा सभी लोगों को नहीं पहुंचती है, मतलब गांधी जी का जंतर हम लोग एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते आ रहे हैं कि आप कोई भी डिसीजन लीजिए, एक अंतिम जो पायदान पे कोई खड़ा व्यक्ति है, जब तक वो डिसीजन उसको नहीं पहुंचता है तब तक बड़ी बड़ी योजनाएं आई और गई, उसका कोई भी विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। इंडिया इज स्टिल अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, ये एक हार्श फैक्ट है, इसको हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो उसको लेकर के जो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने सिंस 3 इयर्स, 3 साल के बच्चे से लेकर के जब तक वो एक प्रमुख शिक्षा प्राप्त नहीं कर लेता है, वो एजुकेशन मिनिस्ट्री के सुपरविजन में रहेगा। और इसीलिए इसका जो अफोर्डेबिलिटी को लेकर के जो बातें चल रही है कि ये शिक्षा अफोर्डेबल हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, तो अफोर्डेबिलिटी बढ़ाने के लिए ये जो 6% ऑफ जीडीपी का जो एक क्लॉज आया है कि जो हम शिक्षा में जो इन्वेस्टमेंट है, शिक्षा को एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऐसा कहा गया, इट्स नॉट फॉर कमर्शियलाइजेशन, स्पेशली इट हैज बीन मेंशन्ड, बहुत ही स्पेसिफिक टर्म्स में इसको मेंशन किया गया है कि इट इज नॉट फॉर प्रॉफिट एंड फॉर सर्विस। तो वो जो नॉट फॉर प्रॉफिट की बात है वो कैसे होगी? तो जब तक 6% ऑफ जीडीपी हम नहीं इसमें बढ़ाएंगे, और जब तक बजट एलोकेशन का एक प्रमुख हिस्सा, और ये एक एक्सपेंडिचर नहीं है, ये एक खर्चा नहीं है, ये एक निवेश है, ये एक इन्वेस्टमेंट है, इस बात को एक प्रमुखता के साथ रखा गया है शिक्षा नीति में, जो एक बहुत ही विजनरी एक मतलब आप कह सकते हैं कि एक डिसीजन है। और जहां तक उच्च शिक्षा की बात है, तो उच्च शिक्षा एक बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि इतने वर्षों में, आजादी के इतने साल के पश्चात भी अभी भारत के कई ऐसे प्रतिष्ठित संस्थान भी विश्व के 100 विश्वविद्यालयों में, विश्व के 50 विश्वविद्यालयों में नहीं आते। अगर कोई 100वीं रैंक पे कोई एक इंस्टीट्यूट आता भी है तो हमारी जो मीडिया है उसको फ्रंट पेज पे दिखाती है। तो कहीं ना कहीं हम जो एक ग्लोबली जो है, हम कहीं ना कहीं पिछड़ गए हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे लोगों में क्षमता कम है, हमारे जो छात्र हैं वो प्रतिभावान नहीं है, लेकिन जो एक जो शिक्षा में खासकर एक जो ब्यूरोक्रेसी जो हावी रही, जो एक रेड टेपिज्म हावी रहा, जो हर चीज में बाबूगिरी जो चलती आ रही है, जो कॉलोनियल, अभी भी जो एक कॉलोनियल चीज है, तो उसको समाप्त करने का प्रयास बहुत ही अच्छी तरीके से शिक्षा नीति में किया गया है। खासकर जहां तक उच्च शिक्षा आयोग की बात हम करते हैं, तो उच्च शिक्षा आयोग में मिनिमम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, उसको ऑटोनॉमी प्रदान करने की बात कही गई है। और ऑटोनॉमी, जैसे हम देखते हैं कि हमारे संस्थान हैं, हमारे भारत में कई संस्थान हैं ऐसे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, सीएजी हो गया, जो एक पॉलिटिकल सिस्टम में रहते हुए भी बहुत ही एक उनका एक स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस रहा है और एक आदर्श के रूप में हमारे सामने आई है। तो उसी प्रकार से ये जो उच्च शिक्षा आयोग की बात कही गई है शिक्षा नीति में, उसमें सारे जो लोग मेंबर्स होंगे वो सारे लोग एकेडमिशियंस होंगे, जो अपने क्षेत्र के एक बहुत ही प्रख्यात और एक शिक्षाविद ऐसे लोग रहने वाले हैं। और इसमें
प्राइम मिनिस्टर इसके जो है चेयरमैन रहेंगे, और स्टेट के चूंकि कंकरेंट लिस्ट है जैसा नेहा जी ने बतलाया, तो स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर ओनली फॉर इम्प्लीमेंटेशन पर्पस रहेंगे। तो मेरे ख्याल से उच्च शिक्षा को लेकर के एक विशेष ध्यान दिया गया है। और जहां तक फंडिंग की बात है, फंडिंग एक बहुत बड़ा एक मसला आता है जहां तक उच्च शिक्षा का विषय हो, तो फंडिंग को लेकर के जैसे यूएसए में नेशनल साइंस फाउंडेशन ऐसा करके वहां पे एक बॉडी है जो पूरी एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत वो फंडिंग करती है। उसी के तर्ज पे आप हम कह सकते हैं कि शिक्षा नीति में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात कही गई है, जो एक अम्ब्रेला बॉडी होगा। और उसके अंदर आपको जानकर के बहुत ही हैरानी होगी कि जितने भी हमारे लगभग 93% लोग हमारे छात्र छात्राएं जो है वो स्टेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, मात्र 7% या उससे भी कम लगाइए कि बाहर और देश के जो उच्च शैक्षणिक संस्थान उसमें पढ़ते हैं। तो 93% जो ऐसे जो छात्र छात्राएं उनको हम अभी भी दरकिनार किए हुए हैं, तो उनको कैसे हम मेन स्ट्रीम में लाएंगे। तो इसको लेकर के जो नेशनल साइंस फाउंडेशन की बात कही गई है और कैसे रिसर्च में भारत आगे बढ़ेगा। आज भी जो है भारत में लगभग 1 लाख की संख्या पे मात्र 15 रिसर्चर्स हैं। इसकी संख्या आप इजराइल जैसे छोटे देश में देखेंगे तो करीब 500 के आसपास है, अमेरिका में 425 है, चाइना में 120 है। तो अभी भी हम बहुत पीछे हैं। तो इसको लेकर के जो नेशनल साइंस फाउंडेशन की बात की गई है, उसको ऑटोनॉमी प्रदान करने की बात कही गई है। और जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जो है, जो हर चीज में टांग अड़ाता है, उसको जो है खत्म करने की एक तरीके से एक प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो एक बहुत ही वेलकम स्टेप है। और मुझे लगता है कि अगर इसको अच्छे तरीके से क्रियान्वित किया गया तो निश्चित रूप से ये भारत के कई ऐसे शैक्षणिक संस्थान हैं जो टॉप 50 टॉप 10 में आएंगे। और खास करके इसमें एक चीज जो इसमें जो फंडिंग की बात में केवल सरकार का जिम्मा है ऐसा नहीं है, ऐसे प्राइवेट फंडिंग की भी बात की गई है। ऐसे बहुत सारे स्टेक होल्डर, मान लीजिए कि किसी संस्थान में नैनो टेक्नोलॉजी का लैब खोलना है, तो उसमें अगर कोई व्यक्ति फिलॉन्थ्रॉफी करना चाहता है, ऐसे बहुत से अपने ऐसे एनआरआईज हैं, ओवरसीज में जो रहने वाले लोग हैं, आईआईटीज में बहुत से ऐसे सेंटर्स खुले हुए हैं, आप देखेंगे जो एक पर्टिकुलर नाम से चलते हैं, वो व्यक्ति उसमें बहुत सारा फंडिंग करता है। तो उनको भी इनवाइट करना कि वो भी एक कंट्रीब्यूशन करें, इस देश के डेवलपमेंट में उनका भी कंट्रीब्यूशन हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं बट उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो एक समझा जाए कि एक बहुत ही होलिस्टिक तरीके से देखा जाए कि उच्च शिक्षा में भी एक विशेष ध्यान इस शिक्षा नीति के माध्यम से हम सबको देखने को मिला है। जी गौरव जी, इसके साथ ही एक ये भी मैं प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा, ये जानना चाहूँगा कि युवाओं के इंटरेस्ट को खोजने के लिए और उनको और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करने के लिए, एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए, जिस प्रकार से एक ह्यूमैनिटीज़ को टेक्निकल सब्जेक्ट्स के साथ कहीं ना कहीं जोड़ा गया है, ऐसे ऑप्शन, ऐसे विकल्प युवाओं को दिए गए हैं कि वे अपने रुचि के विषय में, भले ही वो आर्ट्स का विषय हो, ह्यूमैनिटीज़ का विषय हो, साथ साथ उसमें भी अध्ययन कर सकते हैं। और साथ ही कुछ अनेक बाहर के, विदेश के जो प्रतिष्ठित संस्थान हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको भी इंडिया में शिक्षण देने की बात कही गई है। लेकिन चूंकि हम सभी जानते हैं कि ये जो ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स का फील्ड है, ग्लोबली भी और इंडिया में भी, ये बहुत ही यूरोसेंट्रिक है, बहुत ही कोलोनाइज्ड है और पोस्ट मॉडर्निज्म के, सो कॉल्ड पोस्ट मॉडर्निज्म के प्रोपेगेंडा को कहीं ना कहीं भारत में और समूचे विश्व में प्रोपोगेट करता आ रहा है। तो क्या इस तरह के ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स के मिलित होने से, स्टेम को स्टीम करने से और ऐसे संस्थानों को जो अभी तक पोस्ट मॉडर्निस्ट एजेंडा पूरे विश्व में चला रहे थे, उनको न्योता देकर भारत में भी इस प्रकार के ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में हस्तक्षेप करने का मौका देना, क्या ये हमारा जो डीकोलोनाइजेशन का जो एक जर्नी जिसकी हम बात कर रहे थे, क्या उसके लिए ये उचित रहेगा, उपयुक्त होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आशुतोष जी आपका। और एक ये अप्रीहेंशन बहुत ही मतलब वाजिब है, और खासकर जो इंडिक थॉट से इन्फ्लुएंस्ड हैं और जो भारत के लिए अच्छा सोचते हैं, और एक जो हेजेमनी, एक जो लिबरल, जो सो कॉल्ड लिबरल्स हैं, उनका जो एक ह्यूमैनिटीज में जो एक हेजेमनी है, उसको लेकर के बहुत ही जेन्युइन कंसर्न है आपका। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें स्पष्ट है, शिक्षा नीति में भी स्पष्ट है कि हम फॉरेन यूनिवर्सिटीज को भी आमंत्रण देंगे, लेकिन विथ आवर
terms and conditions. We should not be carried away by their terms and conditions, their agenda. भारत की जो शिक्षा नीति है वो भारत केंद्रित हो, इसका भी एक विशेष इसमें उल्लेख है। और इसमें स्पष्ट रूप से अब देखा जाए तो ह्यूमैनिटीज अगर देखा जाए तो एक ही विषय में रिसर्च चलते आ रहे हैं। अगर कोई एक व्यक्ति किसी एक स्यूडो टॉपिक पे और अननेसेसरी रेफरेंस को लेकर के कोई रिसर्च करता है, उसी को एक लोग आदर्श मान लेते हैं। तो हमारी भी एक ओपिनियन जो है वो उस डोमेन में आए, तो मुझे लगता है कि ह्यूमैनिटीज में भी अगर हम इसको एक्सेप्ट करेंगे तो जो सच है, ट्रूथ ऑलवेज ट्रिम्स, वो सच तो सामने आता है। आज देख रहे हैं कि बहुत सी ऐसी जो लोगों की ऐसी परिकल्पनाएं थी और जो ऐसे शैकल्स को हमने बिल्कुल शैटर कर दिया है। तो मुझे नहीं लगता है कि एक बहुत ही अच्छा कदम है और एक जो हेजेमनी है उसको ब्रेक करने के लिए एक बहुत अच्छा कदम है मुझे लगता है। और ह्यूमैनिटीज में भी इंडिक थॉट्स आए, ह्यूमैनिटीज में भी जो हमारा जो भारतीय चिंतन, भारतीय शैली है, उसकी भी जो है उसका भी प्रचार प्रसार हो, तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा है। और कोई भी ऐसी जो शिक्षा है वो इंटरडिसिप्लिनरी ही होती है। मतलब मुझे नहीं लगता है कि अगर हम कोई एक टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसमें केवल एक ही टॉपिक से हम उसमें पूरा ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। और जो हायर रिसर्च होते हैं, आप देखेंगे कि इवन हार्वर्ड और बॉस्टन और ऐसे मैसेच्यूसेट्स में भी ऐसे बहुत से संकाय हैं जिसमें इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स करते हैं। यानी कि कोई फिजिक्स में पढ़ने वाला व्यक्ति हिस्ट्री को भी पढ़ सकता है और उसमें मेजर और माइनर की संकल्पना है कि मेजर सब्जेक्ट क्या होगा, माइनर सब्जेक्ट क्या होगा, किसमें क्रेडिट मिलेगा और किसमें ऑडिट होगा। तो ये सारी विषय जो है वो पहले से ही चर्चा में है और पहले से ही सबके ध्यान में है। और ये सारी चीजें अगर आती है तो एक मुझे इसको लगता है कि हर चीज को हमको एक पॉजिटिव वे में लेना चाहिए और उसका एक बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट होगा। क्योंकि भारतीय चिंतन और भारतीय शैली इतनी कमजोर नहीं है कि कोई बाहर से कोई लोग आ जाएंगे और हमें अपने जो है वो पाठ पढ़ा के चले जाएंगे। वी आर वेरी रोबस्ट एंड वी आर वेरी डायनेमिक, और हम बहुत ही टॉलरेंट हैं। हम उनकी भी बातों को सुनेंगे और अपने भी विचार को बहुत ही प्रमुखता के साथ रखेंगे। जी। और आशुतोष जी, मैं कुछ ऐड करना चाहती हूँ। देखिए, ऐसा नहीं है कि तो ये फॉरेन यूनिवर्सिटीज जिनकी बात हो रही है, आप सरकार ने एक फ्रेमवर्क दिया है जिसके तहत फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी अलाउड होगा शिक्षा में। लेकिन अगर मैं बात करूं फॉरेन यूनिवर्सिटीज की, तो वो ऑलरेडी, चाहे ब्राइटन हो, चाहे स्टैनफोर्ड हो, येल हो, हार्वर्ड हो, आज वो ट्विनिंग प्रोग्राम्स हम उन्हें बोलते हैं, कोलैबोरेटिव प्रोग्राम्स बोलते हैं। जितने भी हमारे टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके सबके टाई अप्स इन यूनिवर्सिटीज से हैं और वो एक जॉइंट डिग्रीज ऑफर करते हैं, एग्जीक्यूटिव डिग्रीज ऑफर करते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये शुरू ऑलरेडी हो चुकी है। लेकिन जैसा कि गौरव जी ने भी कहा कि ये हमारे पास एक अवसर है कि कहीं ना कहीं ये जो बैलेंस है इसको ठीक करने का, कि इस तरह की कोलैबोरेटिव रिसर्च होगी और रिसर्च इंडिया और इंडियंस द्वारा ओरिजिनेट की जाएगी, और जो इंडिक थॉट है हमारा उसको कहीं ना कहीं ऊपर रख के जब रिसर्च होगी तो ये जो एक कांस्टेंट हम एक नैरेटिव की लड़ाई लड़ते रहते हैं, और जो एक ये मतलब आई एम नॉट गोइंग टू ऑनर such people by calling them liberals because I feel we are the real liberals, कि ये जो एक सूडो लिबरल नैरेटिव को जिसको हम बार बार हम लड़ते रहते हैं और जो कहीं ना कहीं हमारे देश को पीछे ही खींचता जा रहा है, तो इससे लड़ने की ताकत मुझे लगता है कि मूव हमें देगा। क्योंकि I don't think there is anybody, I had the chance of studying getting my master's degree at a university in the United States, and I can tell you that मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति जो किसी इंडियन के कांटेक्ट में आता है वो उसके नॉलेज, उसके जो एक हमारा एक ओपननेस टू लर्निंग होता है कि उससे इम्प्रेस ना हो। तो आज भी मुझे बहुत साल हो गए यूनिवर्सिटी से बाहर निकले हुए, आज भी मुझे माय ऑफर्स आते हैं कि आप मेरा अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा रिसर्च फोकस नहीं था, बट देयर आर कांस्टेंट अपॉर्चुनिटीज दैट वी गेट फॉर डूइंग सच काइंड ऑफ रिसर्च। सो आई थिंक गिवन अ चांस एंड नाउ जिस तरीके के रास्ते अब NEP के द्वारा ये जो फ्रेमवर्क मिला है उससे खुले हैं, तो देयर इज नो रीजन व्हाई वी विल नॉट डोमिनेट दिस फील्ड। आज जो कॉन्स्टेंटली हम स्ट्रगल करते हैं कि इतना ज्यादा इंटेलेक्ट होने के बाद भी क्यों हमारे रिसर्चर्स पेपर्स नहीं पब्लिश कर पाते, क्यों EPW और इन सारे जो अच्छे जर्नल्स हैं उसमें डोमिनेंस एक अलग आइडियोलॉजी का रहता है, ये सब चेंज हो सकता है।
और आई थिंक दिस NEP is going to pave a way for that. So I'm very very positive about this that मुझे नहीं लगता कि इससे कोई हमें थ्रेटन होने की जरूरत है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज आएंगी और अपनी आइडियोलॉजी वो करेंगी. हमारा देश और हमारी आइडियोलॉजी, हमारा थॉट इतना स्ट्रांग है कि कोई हमारी को दबा के अपनी आइडियोलॉजी हम पे नहीं थोप सकता है. बिल्कुल. इसमें मुझे भी कुछ बोलना है, और मुझे ये बोलना है कि जैसे ही इंडिक थॉट की बात करते हैं या चाहते हैं कि आप एक बहुत पॉजिटिव माइंडसेट का एटमॉस्फेयर क्रिएट करें, मैं दो चीजें बहुत हमेशा ऑब्जर्व करता हूँ. आजकल थोड़ा हायर एजुकेशन में बात करने से बचता हूँ, तो लोग नाराज हो जाते हैं. मैक्सिमम जो रिसर्च जो होता है अपने यहाँ पे, आप खासकर सोशल साइंस में देख लीजिए, जो थॉट क्रिएट करता है, साइंस में भी नो डाउट वहाँ पर थॉट क्रिएट होते हैं, लेकिन विचार कहाँ बनते हैं, विचार सोशल साइंस वाले लोग ज्यादा बनाते हैं. वहाँ पे रिसर्च कैसे कैसे टॉपिक्स पे होते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी का उठा के देख लीजिए. ग्रांट किन किन विषयों पे देते हैं, इतना घटिया और अव्वल दर्जे के घटिया रिसर्च होते हैं, और बड़े बड़े लोग हैं, महानुभाव जो बैठे पड़े हैं, आप उनकी रिसर्च क्वालिटी देखिए. क्या बैठे एक ऐसा बता दीजिए पिछले 8-10 सालों में कि कुछ बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा हुआ जिसमें पूरी दुनिया में कोई हलचल मच गई हो. मतलब भयंकर भयंकर ग्रांट्स लेते हैं सब लोग. तो जो आप नेहा जी बता रहे हैं, मैं प्रदेश के विश्वविद्यालयों को वहाँ पे पढ़ा नहीं, लेकिन मैं लोगों के लगातार कांटेक्ट में हूँ. लास्ट जो ऑर्गेनाइजेशन था मैं जिसके साथ काम कर रहा था, वो यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन थी और अफ्रीकन कंट्रीज में भी काम करती है. और एक हमारे साथ ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर रहे ऐसे व्यक्ति, उनके साथ उन्होंने एक चीज बताया. उन्होंने बताया कि अभिषेक, एक चीज अगर इंडिया में ऐड हो जाएगी ना, जो तुम काम करते हो, जो इनपुट जो दे रहे हो ना, उसका आउटकम जो है वो किस पर्सपेक्टिव में यूज करना चाहते हो. उनका कहना था कि प्रोफेशनल अप्रोच की बहुत ज्यादा जरूरी है, और हमारे यहाँ रिसर्च हो रहे हैं, बहुत अच्छे रिसर्च हो रहे हैं, लेकिन करें कि उसका सोसाइटी को कितना यूज हो रहा है. उन्होंने कई सारे एग्जांपल्स दिए हमको कि एजुकेशन में कैसे रिसर्च हो रहा है जिसका कोई यूज नहीं हो रहा है. एकदम सेकेंडरी रिसर्च छोड़िए, वो टर्शियरी रिसर्च हो रहा है, पता चला इधर उधर से कलेक्ट कर. एक तो है कि इंडिक थॉट अगर बनाना है, इंडियन जो थॉट्स है उसके अराउंड में हमें बहुत काम करने की जरूरत है. दूसरा नंबर एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रक्चरल चेंज, बार बार बोलता हूँ, इस देश में एनसीसी की बहुत जरूरत है अगर आप चाहते हैं कि राष्ट्र प्रेम की भावना विकसित करें, है ना. इस देश में एनएसएस की बहुत ज्यादा जरूरत है हायर एजुकेशन के स्पेस में, कि जो आपको एक सेवा भाव जगाए लोगों में. तो थॉट के लिए स्पेस बनाना पड़ेगा, एक जगह बनानी पड़ेगी. केवल किताब लिख देने से या भाषणबाजी से नहीं. जी बिल्कुल. नेहा जी, इस पे बहुत ही मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं, और जो हमारे कई सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग विषय के हिसाब से एक्सपर्ट बन जाते हैं. राफेल आता है तो वो डिफेंस एक्सपर्ट बन जाते हैं, राम मंदिर का निर्णय आता है तो वो आइडिया ऑफ इंडिया के एक्सपर्ट बन जाते हैं, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आती है तो एजुकेशन एक्सपर्ट बन जाते हैं. तो ऐसे एक्सपर्ट्स जो है इस बार इस NEP को लेकर काफी परेशान हैं, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा ऐसे बिंदु मिल नहीं पा रहे हैं जिनको लेकर वो बहुत ज्यादा कहीं रोना गाना कर सकें. लेकिन फिर भी वो कुछ बिंदुओं पर इसकी आलोचना कर रहे हैं. जैसे लोगों का कहना है कि इसमें निजीकरण बहुत ज्यादा है, शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है. भाषा को लेकर, जो मदर टंग को लेकर जो बात कही गई है, उसमें लोगों का थोड़ा ये प्रश्न है कि यदि कोई तमिलनाडु में अपनी कुछ वर्षों की शिक्षा प्राप्त करता है और महाराष्ट्र आता है, तो कोई कनेक्टिंग लैंग्वेज ना होने के कारण वो सीधा जो है किसी दूसरी भाषा से एकदम किसी दूसरी भाषा के क्षेत्र में आता है, तो वो कैसे करेगा. और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ये वंचित वर्ग को कैसे प्रभावित करेगा, यानी हमारे अनुसूचित जातियां, जनजातियां, महिला वर्ग को ये शिक्षा नीति कैसे प्रभावित करने वाली है, यानी जो भी गरीब वर्ग है और जो भी वंचित वर्ग है उसको कैसे ये प्रभावित करने वाली है. जी देखिए, सबसे पहले तो जिन लोगों को ये शिक्षा नीति पसंद नहीं आ रही है वो सिर्फ वो लोग हैं जिनको लगता है कि उनकी जो दुकानें हैं वो इस शिक्षा नीति के आने से और जब इसका क्रियान्वयन होगा उससे बंद हो जाएंगी. जो आपने अभी लास्ट पॉइंट बोला कि जो हमारे जो कास्ट के ऊपर भी मैंने काफी सारे कमेंट्स पढ़े, और सबसे पहले मैं चौंकी कि इसमें कास्ट का मेंशन कहाँ से आ सकता है. मतलब जाति या किसी जाति विशेष के लिए शिक्षा नीति कैसे गलत हो सकती है. तो जब मैंने वो लेख पूरा पढ़ा, कोई एक महान थिंकर है कोई हमारे देश के जिन्होंने ये लेख लिखा था, जब मैंने पूरा वो लेख पढ़ा तो उसका बेसिक प्रमाइस ये था कि उन्होंने गरीब को एक जाति विशेष का बता दिया था. उनका कहना था कि गरीब जो है वो सिर्फ एक जाति विशेष से ही आते हैं, और उसके लिए मतलब इतना जो
फ्लॉड प्रेमाइस के ऊपर वो लेख लिखा हुआ था, और कई बड़े बड़े नेता हमारे लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के जो हैं वो उसको धड़ाधड़ शेयर कर रहे थे, लोग उस पर कमेंट कर रहे थे, बिल्कुल ठीक। तो मुझे लगता है कि ये दिस इज प्रूफ इनफ दैट ये लोग इतने रैटल हो गए हैं, ये लोग इतने डर गए हैं कि आज जो ये एक शिक्षा में एक ओपननेस लाई गई है, कोशिश की गई है कि हमारा जो इंजीनियर निकले, प्रोफेसर राम गोपाल राव जो दिल्ली IIT दिल्ली के डायरेक्टर हैं, उनका एक कमेंट मैंने शिक्षा नीति के ऊपर पढ़ा। उन्होंने कहा कि जो एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के बारे में शिक्षा नीति में बोला गया, उन्होंने कहा कि फर्ज कीजिए कि जो एक इंजीनियर निकल रहा है, एक सिविल इंजीनियर जो निकल रहा है IIT से, और वो उसको पता है कि जो एक अच्छा डैम कैसे बनाना है, और उसको साथ में ये भी पता है कि उसको डैम के बनने से एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा और सोशल इम्पैक्ट क्या होगा उस प्रोजेक्ट का। आप सोचिए कि क्या वो इंजीनियर बेहतर होगा या वो इंजीनियर बेहतर होगा जो सिर्फ एंगल और ये सब कैलकुलेट करके एक अच्छा डैम कैसे बनाना है वो बना सके। मुझे लगता है कि ये जो साइलोज शिक्षा के अंदर थे, इन साइलोज को ब्रेक करने की कोशिश की है शिक्षा नीति ने, और यही मुझे इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ लगी है। और ये जो साइलोज हैं, इनकी वजह से ही जो लोग आज इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं ये थ्राइव कर रहे हैं। इस इग्नोरेंस की वजह से ही ये थ्राइव करते आ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एक पर्टिकुलर सेक्टर में उनकी हेजेमनी है, दे आर द वंस डोमिनेटिंग इन दैट सेक्टर एंड दे कैन नॉट हैंडल एनीबडी चैलेंजिंग इन इट। सो आज जब जैसे जैसे ये लोगों के होराइजन्स वाइडन होंगे, जैसे जैसे उनकी नॉलेज का जो दायरा है वो बढ़ेगा, जाहिर है कि ये सवाल पूछे जाएंगे, ये सवाल पूछा जाएगा कि पहले ऐसा क्यों हो रहा था। तो दिस इज व्हाट इज गेटिंग देम बॉर्डर। एंड आई थिंक ये जो आर्ग्यूमेंट्स, चाहे वो भाषा को लेके एक बेकार का जो आर्ग्यूमेंट बनाने की कोशिश की, एक सजेस्टिव चीज है। मैं उत्तराखंड से आती हूँ, और उत्तराखंड की जो हमारी दो भाषाएं हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली, वो एकदम विलुप्तता के कगार पर पहुंच गई हैं। तो शिक्षा नीति सजेस्ट करती है कि क्या 5वीं तक या 8वीं तक की एजुकेशन हमारी जो लोकल लैंग्वेजेस है उसमें हो सकती है, या तब वो लैंग्वेज ऑफर की जाती है। इट्स अ वेलकम स्टेप। This prompts the state government also to work in this direction. How can somebody oppose it? आपके पास चॉइस है, आप नहीं पढ़े, लेकिन इसको अपोज कैसे किया जा सकता है? मुझे नहीं लगता anybody in their right mind can oppose this. कास्ट का आर्ग्यूमेंट लाना सिर्फ वो कर सकते हैं जिनको पता है कि जितना वो ये कास्ट का डायलॉग है इसको परपेचुएट करेंगे, इस डिस्कशन को परपेचुएट करेंगे, उतना ही उनकी राजनीतिक या और जो भी दुकानें हैं वो चलेंगी। सो आशुतोष, मुझे लगता है कि our focus as thinkers, as the youth of the country, has to be to start a dialogue that how do we pick up all of these different pieces जो हमारी शिक्षा नीति आगे के लिए envision कर रही है, how do we make sure that this happens, एक हमारी ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की रिपोर्ट 2017-18 की मैं पढ़ रही थी, उसमें बात करी थी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो 27.4% है। नाउ ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या होता है कि 18 से 23 वर्ष की उम्र के जितने भी लोग हैं उनका रेशियो निकाल लेते हैं जो लोग अभी हायर एजुकेशन में एनरोल्ड हैं। इसमें हमने इस संदर्भ में प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल हैं जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हैं, कुछ चुनी हुई महिलाओं में से एक हैं जो ग्लास सीलिंग तोड़ के वाइस चांसलर के पद तक पहुंची हैं। तो उन्होंने यही कहा कि ये जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का जो ये फ्रेमवर्क है, ये सबसे बड़ा फ्लॉ है। आप कैसे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो निकाल सकते हो कि 18 से 23 साल के सारे लोग हायर एजुकेशन में होने चाहिए? इसी को अगर चेंज किया जाए और एलिजिबिलिटी एनरोलमेंट रेशियो किया जाए, मतलब कि 18 से 23 वर्ष के कितने लोग हैं जिन्होंने 12वीं पास की है और हायर एजुकेशन के लिए रेडी हैं, तो ये एनरोलमेंट रेशियो बढ़ के हो जाता है आपका 64%, जो कि किसी भी डेवलप नेशन के बराबर है। तो हम क्या कर रहे थे, आज तक हम स्किलिंग को देख रहे थे, जो शिक्षा नहीं ले सकता वो स्किलिंग करेगा। ये शिक्षा नीति इतना बोल्ड स्टेप लेके आई है कि स्किलिंग इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन। ये मेरे लिए क्रांतिकारी मूव है कि स्किलिंग को अलग नहीं रखा जा रहा। हम सिर्फ ग्रेजुएट्स चर्न नहीं करेंगे, हम सिर्फ MA, MSc, MEd पास किए हुए लोग चर्न आउट नहीं करेंगे जो सिर्फ सरकारी नौकरी के एस्पिरेशन रखते हैं। हम थिंकर्स निकालेंगे, हम वास्तव में एक ऐसी एकेडमिक कम्युनिटी, एक ऐसी एक नई जनरेशन को हम तैयार करेंगे जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के भी तैयार हो, वोकेशन के लिए भी तैयार हो,
और अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च के लिए भी तैयार हो। सो आई थिंक हमारा फोकस यही रहना चाहिए, कैसे एक पॉजिटिव डिस्कोर्स मेंटेन रखें और सॉल्यूशंस और आउटकम्स पे फोकस करें। जी धन्यवाद नेहा जी, काफी कॉम्प्रहेंसिव ओवरव्यू इस विषय पर आपने दिया। अभिषेक जी, अंत में आपसे ये पूछना चाहूंगा कि हमने छात्रों की बात की, हमने शिक्षा की बात की, हमने शोध की बात की, हमने इनोवेशंस की बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी काफी कुछ बातें हो रही हैं, टीचर्स को लेकर भी इसमें कुछ कुछ कहा गया है और उनके लिए भी एक करिकुलम बनाया गया है। टीचर्स क्वालिटी को एनहेंस करने के लिए काफी, जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट पे हम सभी लोग आपस में जब भी कभी चर्चा करते रहे हैं तो टीचर्स क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटी एक बहुत बड़ा विषय रहा है। तो ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, ये शिक्षकों की गुणवत्ता में किस प्रकार सुधार ला सकती है? ऐसा क्या रोड मैप इसमें दर्शाया गया है जिससे कि टीचर्स क्वालिटी एनहेंस हो सके, इम्प्रूव हो सके और तदुपरांत जो शिक्षण की गुणवत्ता है, जो टीचिंग क्वालिटी है, उसमें कुछ सुधार आ सके? जो NCFTE की जो बात की गई है 2021, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इसको आप कैसे देखते हैं और ये कितना समय इसमें लगेगा? और अभी की परिस्थितियां देखते हुए, और विशेषकर चूंकि आपने ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य किया है, ऐसे दूरस्थ जिलों में और गांवों में काम किया है, सरकारी स्कूलों के साथ काम किया है, तो वहां के जो शिक्षक हैं, वहां के जो टीचर्स हैं, गांव के जो टीचर्स हैं, सरकारी स्कूल के जो शिक्षक हैं, उन पर ये सारा जो शिक्षकों की गुणवत्ता को लेकर जो सारा इसमें कहा गया है, वो कितना उसका इम्पैक्ट होगा और कैसे होगा? अभिषेक जी। बिल्कुल, शिक्षकों की गुणवत्ता एक हमेशा एक विषय रहा है जिसपे बड़ी चिंता जाहिर करते रहे हैं लोग, और उसमें खास करके हमेशा एक बात आती रही कि बहुत पुअर क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग, ऐसा बोलते हैं लोग। हमारे टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत अच्छे से नहीं होती, चाहे वो प्री जॉब प्री जो अपॉइंटमेंट वाला होता है, जो फेज, जो खास करके शुरुआत में जो बीएड वगैरह की डिग्री लेते हैं या बीटीसी की डिग्री लेते हैं, या फिर उसके बाद जब नौकरी में आते हैं उस समय की ट्रेनिंग को लेकर। तो इस सरकार की मंशा को लेकर अगर मैं बोलूं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी चीजें समझने की कोशिश की है, और मुझे लगता है कि हाल के दिनों में बहुत फोकस गया है उस दिशा में। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि जब 42 लाख से ज्यादा शिक्षकों को एक यूनिफॉर्म तरीके से ट्रेनिंग देने की कोशिश हुई और निष्ठा के नाम से वो दिया गया पिछले साल। तो ट्रेनिंग जो है, एक अचानक से कोई व्यक्ति आया सिस्टम में और तुरंत से उसको आप बदल नहीं सकते। नई शिक्षा नीति जो एक चीज पे बहुत ज्यादा जोर देती है कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो टीचर्स का, और प्रोफेशनल डेवलपमेंट का मतलब है कि उनको कुछ ऐसी चीजें दी जाए, उनको स्किल सेट दिया जाए, उनको ऐसी चीजें बताई जाए ताकि वो बच्चों के साथ काम कर सके। आज का समय केवल ये नहीं कि आपको पेडागोजी आ गया कि मैथ कैसे पढ़ाना, साइंस कैसे पढ़ाना, कम्युनिकेशन स्किल्स उनका कैसा बेहतर हो सकता है, उनका क्लासरूम में आजकल आईसीटी का बहुत यूज हो रहा है, तो आईसीटी के यूज के लिए उनके ओरिएंटेशन कैसे हो सकते हैं, इन सब चीजों पे फोकस करने से बहुत स्थितियां बदलने वाली है। एक और जो महत्वपूर्ण चीज जो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि देखिए, टीचर्स की क्वालिटी जो है वो किसी एक पॉलिसी से नहीं चेंज होने वाली। टीचर्स की क्वालिटी को लेकर बहुत जो भी सवाल उठते हैं वो रिक्रूटमेंट के साथ कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है। जैसे देश में अभी बहुत सारे, हर राज्य अपने अपने तरीके से टीचर्स को रिक्रूट करते हैं। मुझे लगता है कि ये एजुकेशन पॉलिसी जो है थोड़ा इस दिशा में ले जाती है कि क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए जो नियामक संस्था है वो ध्यान देगी, साथ ही साथ में टीचर्स की रिक्रूटमेंट में अगर थोड़ा यूनिफॉर्मिटी आएगी तो मुझे लगता है कि स्थिति बदलेगी। ट्रेनिंग जो है, केवल ट्रेनिंग से चीजें नहीं बदलने वाली, वो जो इंस्टीट्यूशंस बना है वो काफी उसमें हेल्पफुल रहेगा, नो डाउट। प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करेंगे तो उससे भी काफी फायदे होंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका पूरा का पूरा लिंकेज जो है वो रिक्रूटमेंट के साथ है। मुझे लगता है कि रिक्रूटमेंट को जब तक हम फिक्स नहीं करेंगे तब तक स्थितियां नहीं बदलेंगी। और बहुत सारे देश में लोग थे जिनकी डिमांड थी कि एजुकेशन के जो ब्यूरोक्रेट हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं, वो ब्यूरोक्रेट जो है टिपिकल ब्यूरोक्रेट की तरह बिहेव करते हैं एजुकेशन में भी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो उनका नेतृत्व करते हैं, वो एजुकेशन से उनका कोई लेना देना नहीं रहा। वो थोड़ा बहुत काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर रहते हैं, किसी जिले के कलेक्टर रह चुके हैं, और उनको हम अचानक से किसी डिपार्टमेंट से उठा के उनको डिपार्टमेंट में सचिव बना देते हैं, शिक्षा सचिव बना देते हैं, या किसी
जिले में उनको शिक्षा का कमान सौंप देते हैं। मुझे लगता है कि एक डेडिकेटेड कैडर बनना चाहिए। मुझे लगता है ब्यूरोक्रेसी के लॉबी ने उसको नहीं बनने दिया होगा, उसका कहीं उल्लेख मुझे नहीं दिखा। एक भारतीय शिक्षा जो प्रशासनिक सेवा में एक अंग जुड़ना चाहिए जिसमें उसकी अनिवार्य अर्हता होनी चाहिए थी कि हाँ भाई आपका बैकग्राउंड एजुकेशन में रहे। उसका भी काफी असर आपको जो है टीचर्स की मॉनिटरिंग है, उसकी क्वालिटी कैसे, वो क्वालिटी एश्योरेंस जो बात करते हैं हम, क्वालिटी इनपुट की बात होते हैं, जितने भी कैडर्स हैं जो टीचर्स को इनेबल करते हैं, जो टीचर्स को उनको अच्छे से काम करने के लिए एक मुहैया कराते हैं, व्यवस्था मुहैया कराते हैं, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। केवल ट्रेनिंग देने से आप चले जाइए किसी भी डाइट पे या किसी भी एससीईआरटी में, ट्रेनिंग का अभी धीरे धीरे स्थिति बहुत अच्छी हो रही है। ट्रेनिंग को लेकर हमेशा लोगों का रहा है कि ट्रेनिंग का पहले के जमाने की जैसी ट्रेनिंग अब नहीं चाहिए लोगों को, आज के समय की जरूरतों के हिसाब से चाहिए। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से केवल काम नहीं चलेगा, बनाने से एक पूरा इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें हर दोनों चीजें की प्रोफेशनल डेवलपमेंट के राउंड में भी काम करा जाए, जो उनके साथ जो काम करें, जो इनेबलर्स हैं उनको आप उस पर थोड़ा फोकस करें, और तभी टीचर्स की क्वालिटी से रिलेटेड जो कंसर्न्स है वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं। अदरवाइज मुझे लगता है कि बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि अभी एग्जिस्टिंग मॉडल के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं, भले ही कोई नई संस्था बनाते, मुझे बहुत ज्यादा उसमें बदलाव होता हुआ तत्काल नहीं दिख रहा है। वो एक नैरेटिव भले ही चेंज कर देगा, लेकिन व्यक्ति वही रहेगा, व्यवस्थाएं वही रहेगी उनके चुनने का, तो उससे बहुत ज्यादा स्कूली शिक्षा में कम से कम मैं बदलाव नहीं देखता। जी जी, धन्यवाद। अंत में नेहा जी से जानना चाहूंगा कि अभी ये जो पॉलिसी 2020 डॉक्यूमेंट आया है, इसकी आगे की क्या यात्रा रहने वाली है, सरकार की क्या योजना है, इसकी और कौन सी संसदीय और अन्य प्रक्रियाएं होनी शेष हैं, और कब तक ये हम ऐसा समझ सकते हैं कि ऑन ग्राउंड इसका इम्प्लीकेशन, इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है? नेहा जी। धन्यवाद आशुतोष। आशुतोष जी देखिए, शिक्षा नीति जो है उसमें पहले ही बोला गया है कि ये जो पूरा एक व्यापक रिफॉर्म्स उसमें बताए गए हैं, 2040 तक का समय लग जाएगा इनको इम्प्लीमेंट करने में। इसमें बहुत सारे स्टेट्स के साथ एक कंसेंसस बिल्डिंग का प्रोसेस होगा, पूरा एक जेनरेशनल शिफ्ट शिक्षा व्यवस्था में इसमें एक एनविजन किया गया है, तो जाहिर है एक बहुत लंबा प्रोसेस होने वाला है। इसके साथ साथ ही हम देखेंगे आने वाले समय में हम बजटरी एलोकेशन, जैसा कहा गया है कि शिक्षा में बढ़ाने की जरूरत है, तो जो सरकार की अभी तक की सोच रही है और जो उनके कदम रहे हैं, तो वो इस डायरेक्शन में पॉइंट भी करते हैं कि सरकार उसके प्रति प्रतिबद्ध है, तो वो भी आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी जिसको हम एक बड़ा लेवलर मानते हैं, और खासकर कोरोना के समय में हमने देखा है कि जो लोग या जिस क्षेत्र में आपने सोचा भी नहीं था कि टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उसको इस्तेमाल कर एक दूसरे से कनेक्टेड रहे, लगातार रिलीफ पहुंचाते रहे उन लोगों को जिनको जरूरत थी। तो आई थिंक टेक्नोलॉजी का एक हमने फाउंडेशन डिजिटल इंडिया के थ्रू पहले ही बनाई थी, उस पर और बिल्ड करने की जरूरत है, जो किया जाएगा आने वाले समय में। तो ये एक जेनरेशनल शिफ्ट इन एजुकेशन होने वाला है। और जैसा कि अभिषेक बता रहे थे कि जो पिछली शिक्षा नीति आई थी उसी के कई ऐसे प्रावधान थे जो आज तक लागू किए नहीं जा सके, क्योंकि शायद इच्छा शक्ति नहीं थी, पॉलिटिकल विल नहीं थी, बजट नहीं था, या फिर शायद वो ऐसे कुछ पहलू थे जिनको लागू करना किसी ने बहुत ज्यादा अपने समय के लायक ही नहीं समझा। सो आई थिंक दिस गवर्नमेंट हैज डेफिनेटली शोन द ग्रिट एंड द डिटर्मिनेशन कि शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं। आप सोचिए कि ये शिक्षा नीति मोदी गवर्नमेंट अपने पहले साल में, पहले टर्म में भी ला सकते थे, प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने बहुत समय इसके ऊपर लगाया, बहुत वाइड वैरायटी ऑफ कंसल्टेशंस के, जैसे हमने पहले बात की थी, और आज जब उसको लेकर आए हैं तो उसको एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट की तरह लेके आए हैं। और आने वाले समय में इसके बजटरी एलोकेशंस के जरिए जो एक ब्यूरोक्रेटिक फ्रेमवर्क को डिसमेंटल करने की कोशिश की गई है, जिसके ऊपर अभिषेक ने टच भी किया कि कैसे शिक्षा में कुछ ऐसे थिंकर्स की जरूरत है जो सिर्फ ब्यूरोक्रेट ना हो, जो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स ना हो, बट वाकई में पैशनेट भी हो एजुकेशन की तरफ और नो हाउ भी रखते हों। तो ये सारी चीजें आज जो हमने अभी तक हमारे शिक्षा मंत्री जी के जितने भी हमने स्टेटमेंट्स देखे हैं, इंटरव्यूज देखे हैं, उन्होंने इन्हीं पे हाईलाइट किया है कि द मिनिस्ट्री एंड द गवर्नमेंट इज कमिटेड that through a proper framework of budgetary allocations
and administrative decisions. The focus will be that आने वाले 5 से 10 सालों में एक बड़ा चेंज हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था में देखने को मिले। जी बिल्कुल, धन्यवाद नेहा जी। वास्तव में ये जिस तरह का दस्तावेज, जिस तरह की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एक बहुत ही जिसको हम क्रांतिकारी पहल, एक क्रांतिकारी कदम मान सकते हैं, उसको लागू करने के लिए एक बहुत बड़ा भागीरथी प्रयास लगेगा। और उसको लागू करने के लिए कौन लोग सत्ता में रहें, शासन में रहें, और कौन उसको वास्तव में लागू कर सकते हैं, और कैसा इतिहास रहा है कि शिक्षा नीति में कई ऐसे प्रावधान रहे जो इस शिक्षा नीति में भी हैं लेकिन आज तक लागू हो नहीं पाए। तो इस पर भी चिंतन करने की आवश्यकता है युवाओं को कि कौन ऐसी एजुकेशन पॉलिसी बना सकते हैं और कौन इसको लागू करने का संकल्प रखते हैं और ऐसे एफर्ट डाल सकते हैं। क्योंकि समय 1 घंटे का इस परिचर्चा का था, लगभग समय होने को है, फिर भी अंत में यदि आप में से किसी का भी कोई संदेश हो, आयोजकों ने बहुत अच्छा ये पैनल डिस्कशन रखा, देश के युवाओं के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, सामान्य वर्ग के लिए कोई मैसेज यदि आपकी तरफ से हो, तो अंत में इस परिचर्चा को समाप्त करने से पहले आपके मुखारविंद से कुछ संदेश हमारे युवाओं के लिए। जी गौरव जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, बहुत ही अच्छी चर्चा रही और सारे विषय लगभग इसमें कवर हो गए। और जैसा अभी नेहा जी की एक जो बात वो कह रही थी, उसमें मैं 1-2 पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा। जहाँ तक बहुत सी ऐसी चर्चा चल रही है कि हमने कास्ट को लेकर के और जो अप्रीहेंशंस हैं, जो कंसर्न्स हैं, तो वो सारे कंसर्न्स एड्रेस हो गए हैं। इसमें स्पेशली देखा जाए तो जो स्पेशलाइज्ड एजुकेशन जोन्स की बात की गई है इसमें, वो क्या है, जो सोशली और एजुकेशनली और जो मतलब बैकवर्ड है उनके लिए व्यवस्था की गई है। और जो हमारा एक देखा जाए तो जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मेन एंड विमेन आर द 2 व्हील्स ऑफ सोसाइटी, तो इसमें नारी शक्ति को भी इंक्लूड किया गया है। खासकर जो जेंडर इंक्लूजन फंड की बात की गई है, बहुत ही बढ़िया कदम है। और उसमें जो भी ऐसी जो हमारी माताएं बहनें हैं जो एक जो रूरल क्षेत्र में रहती हैं, जो रूरल बैकग्राउंड से हैं, और शादी होने के कारण जो और बहुत सारी ऐसी समस्याएं होने के कारण जो बीच में पढ़ाई उनकी छूट जाती है, तो ये बहुत ही होलिस्टिक और बहुत ही कम्प्रिहेंसिव है और सारे विषयों को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये जो हमारे जो मतलब जो कंसर्न्स है कि इसमें जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आते हैं, उनको उनके इश्यूज को नहीं एड्रेस किया गया, ये बिल्कुल ही कपोल कल्पित बात है। और मैं तो यही कहूँगा कि जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान जो है वो भारत का बहुत ही बढ़िया है और इसमें ऑल द गुड फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड हमने इंक्लूड किए हैं, लेकिन जब तक ये पूरा जो सबसे जो लास्ट जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उस तक नहीं पहुंचता है, तब तक ये सफल नहीं है। उसी प्रकार से ये शिक्षा नीति भी जब तक सबसे जो सोशल स्पेक्ट्रम में जो सबसे नीचे है उस तक नहीं पहुंचता है, तो और ये एक बहुत ही समझिए कि 2055 तक 2055 तक हम जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं उसका फायदा हम उठा सकते हैं। 2055 इज द लास्ट ईयर, तो हमारे पास मात्र 35 वर्ष बचे हुए हैं। अगर हम ये डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूटिलाइज नहीं किए तो ये डेमोग्राफिक डिजास्टर हो जाएगा। और इसीलिए ये सबकी भागीदारी, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमारे जीवन काल खंड में ही भारत उस स्तर पे पहुंच जाए कि भारत फिर से जो है विश्व गुरु के सिंहासन पे पहुंच जाए। यही अपेक्षा के साथ में शिक्षा नीति में जो लोग भी इन्वॉल्व हुए और इसके इम्प्लीमेंटेशन में जो भी इन्वॉल्व होंगे, सबको बधाई देना चाहता हूँ। जी, एक दो विषय में क्विकली जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि अगर ना जोड़ूं तो मुझे लगेगा, अफसोस लगेगा। एक अभी जैसे आपने नेहा जी से पूछा था तो नेहा जी ने उसको एक्सप्लेन भी किया था, गरीबों के लिए क्या। देश में लगभग 5000 कस्तूरबा गांधी विद्यालय चलते हैं रूरल इलाकों में, और कभी आप किसी स्कूल में जाके देखिए वहां पे पढ़ने वाले बच्चे कौन, बच्चियां हैं, केवल बेटियां हैं, वहां पे बेटियां पढ़ती हैं। वो दिव्यांग के बच्चे हैं, वो ऐसे गरीब के बच्चे हैं जो आगे पढ़ नहीं सकते। मैक्सिमम ड्रॉप आउट बच्चे पढ़ते हैं वहाँ, दलित के बच्चे पढ़ते हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी लोग वहाँ पे पढ़ते हैं, बच्चियां। और वो बच्चियां ऐसी थी जो 5वीं के बाद नहीं पढ़ सकती, वैसे बच्चियों के लिए वो स्कूल था। अब अभी तक क्या सिस्टम था कि 5वीं तक वो छूट गई थी मुख्यधारा से, उनको 6ठी क्लास में एडमिशन होता था, 8वीं तक पढ़ती थी, फिर से उसी स्टेज में आ जाती थी।
मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को स्पेशली जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जो उससे जुड़े लोग हैं उनको स्पेशल थैंक यू बोलना चाहता हूँ उन 5000 स्कूलों की तरफ से कि आप उन बेटियों के लिए आपने सोचा और उसको 8वीं से अब 12वीं तक कर दिया। अब उन गांव की बेटियां जो है 12वीं के बाद भी पढ़ने का स्वप्न देख पाएगी, अभी वो नहीं देख पाती। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और 5000 स्कूलों में पढ़ने वाले कितने बच्चे होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। सरकार ने उसका लोअर भी कर दिया कि पहले 46% जहाँ की लिटरेसी थी वहीं के बच्चे, सॉरी 53 था, अभी वो 46 कर दिया है। तो उसको लोअर भी किया है कि जितना ज्यादा से ज्यादा लोग आ सके। एक जो दूसरा है कि अभी आत्मनिर्भरता की बातें की जा रही है देश में, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आत्मनिर्भरता की तरफ भी ले जाने वाला है। और मैं इसको जस्ट अगर क्विकली बोलना चाहूँ तो क्लास 6 के बाद ही वोकेशनल कोर्सेज की बातें की गई, वोकेशनल शिक्षा की बातें की गई। 1992 और 86 के मॉडल में भी था। तो लेकिन अभी के कॉन्टेक्स्ट में ये वोकेशनल एजुकेशन जो है बहुत इसलिए भी रेलेवेंट है क्योंकि स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है हमारा, काफी फंक्शनल है। पहली बार ऐसा सोचा गया कि स्किल डेवलपमेंट भी एक होना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में भी ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी मुझे लगता है कि काफी इफेक्टिव है। और ये जो वोकेशनल एजुकेशन का जो पार्ट ऐड किया गया है, आई थिंक ये नैरेटिव चेंज करेगा, स्वाभिमानी और शिक्षित भारत को बनाना। तो ये 2 विषय था जो मैं आज जी। हमने इस पूरी चर्चा के दौरान अलग अलग पहलुओं को छुआ, अलग अलग विषयों पे चर्चा की। कई ऐसे अनछुए विषय भी हमने अपनी चर्चा के दौरान सम्मिलित किए जिन पे बहुत अधिक चर्चा समर्थन करने वाला वर्ग या आलोचना करने वाला वर्ग भी नहीं कर रहा है। निश्चित रूप से इस पॉलिसी का जो उद्देश्य है कि भारत को एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना, उसके लागू करने के लिए उतना प्रयास और देशवासियों की वैसी संकल्प शक्ति बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि हम इस प्रकार की शिक्षा से, इस प्रकार की नीति से वंचित रहे, किंतु हमारी आने वाली जनरेशन, हमारे आने वाली पीढ़ी भारत को पुनः विश्व गौरव, विश्व गुरु के पद पर आसीन करे, स्थापित करे, ऐसी उम्मीद, ऐसी आकांक्षा। और ये पॉलिसी जैसा लिखा गया है उसी रूप से, उसी अनुरूप, इसी गति के साथ इम्प्लीमेंट भी होगी और हमारे भारत के युवाओं को और भारत देश को संपूर्ण विश्व में एक ज्ञान के केंद्र के रूप में स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगी, ऐसी आशा करते हैं। इसी के साथ हमारे सभी पैनलिस्ट को, तीनों पैनलिस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुमूल्य समय निकालकर अपने अनुभव के आधार पर बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव ओवरव्यू और एनालिसिस इस पॉलिसी का किया और हमारे यंगस्टर्स के साथ आपने साझा किया। धन्यवाद गौरव जी, नेहा जी, धन्यवाद अक्षय जी का। और अंत में नेहा जी, गौरव जी, काफी कुछ जानने समझने को मिला। आशुतोष जी आपका विशेष आभार, और ऋतिक स्पेशली ऋतिक को कि आपने ये अच्छा, और बहुत सी शुभकामनाएं अदम्य को और आपके इस प्रयास को। धन्यवाद।